विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड में आजकल नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी गहमा गहमी है। आपके क्षेत्र में बहुत सारे आपको लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाई दे रहा होगा, प्रचार प्रसार अपने जोर शोर पर है। ठीक है, क्षेत्रवाद, जातिवाद और क्या बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, ये सब सुनाई देने को मिल रहे होंगे आपको। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि नगर निकाय चुनाव जो होते हैं वो कौन कराता है, क्या कराता है, क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या जो कैंडिडेट्स आपके पास आ रहे हैं, संविधान में जो नगर पालिकाओं से संबंधित कार्य दिए गए हैं क्या उनके बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं आप। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इन चुनावों को कराता कौन है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसके लिए 2 जगह पर उल्लेख किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है संविधान में 243K और 243ZA, कजा याद रखना आपने, 243K और 243ZA। 243K में कहा गया कि पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा, और 243ZA में लिखा गया कि नगर निकाय के चुनाव भी कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। यानी नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, उसके सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सब किस में होता है, राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या क्या है, निर्वाचक नामावली तैयार करना, नगर पालिकाओं के लिए, पंचायतों के लिए भी करती है पर नगर पालिकाओं के लिए, साथ में निर्वाचन का संचालन का अधीक्षण करना है, निर्देशन करना, नियंत्रण करना है। ये 3 शब्द याद करने पड़ते हैं, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब बड़ी चीज ये है कि संविधान में कुछ चीजें दी गई हैं। जब आप 12वीं अनुसूची में जाते हैं, आर्टिकल 243W के माध्यम से, आर्टिकल 243B या आर्टिकल 243W के माध्यम से जब आप 12वीं अनुसूची को पढ़ते हैं, तो नगर निकायों के लिए, यानी नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायत हो, उनके लिए 18 विषय दिए गए हैं कि वो किन किन विषयों पर कार्य कर सकते हैं। यानी नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकार, नगर पालिकाओं की शक्तियां और प्राधिकार, पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ये आर्टिकल 243W में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि देखो क्या क्या करती हैं। सबसे अगर मोटा मोटा हम बोलें तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करती हैं। क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए योजनाएं तैयार करना इसका कार्य है। और दूसरा, ऐसे कार्यों को करना और ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाए। ठीक है, और जिनके अंतर्गत ऐसी स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में है। तो 12वीं अनुसूची में वो 18 विषय कौन कौन से हैं। तो जब आपके कैंडिडेट्स आपके पास आ रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, इसको समझिए कि क्या इन 18 विषयों पर बात हो रही है। नंबर 1, नगर योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है, यानी अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग। इसके बारे में आपका जो प्रत्याशी है या आपके पास जो उम्मीदवार आ रहा है, चाहे वो आपका क्या वार्ड मेंबर हो, चाहे वो आपका अध्यक्ष हो, चाहे वो मेयर हो, पूरे उत्तराखंड के लिए बोल रहा हूं मैं, क्या ये इस बारे में बात कर रहे हैं, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, यानी नगर योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना, यानी अर्बन प्लानिंग जिसके अंतर्गत क्या टाउन प्लानिंग भी शामिल है। यानी टाउन के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, क्या किन किन व्यवस्थाओं को करा रहे हैं, इस बारे में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। दूसरी चीज दे रखी है भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों के निर्माण के संबंध में कोई बात चल रही है कि नहीं चल रही है। तीसरा बोला है आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, यानी प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ऊपर जो दूसरे नंबर पे है वो रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, जो दूसरे नंबर पे मैंने बताया ना कि भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, यानी रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स। अब देखो ये देखना भी काम किसका है, नगर निकायों का है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि रिस्पना के बगल में बहुमंजिली इमारत बन रही है, नदी मार्गों को बाधित करते हुए घेर कर क्या कर रहे हैं, बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कर रहे हैं या बस्तियां बसा दी हैं पूरी पूरी, ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं। तीसरा मैंने बताया प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएं। भाई केंद्र से भी चलती हैं, राज्य की भी अपनी होती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन पर कोई बात चल रही है कि नहीं चल रही है, वो क्या करेंगे, किस तरह से उसका वो करेंगे, इस बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा रोड्स एंड ब्रिजेस, सड़कें और पुल के बारे में क्या कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में सड़कें बनाने को लेकर क्या बोल रहे हैं और ब्रिजेस बनाने को लेकर क्या बोल रहे हैं।
और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके क्षेत्र में ब्रिज तो हैं लेकिन वो पार्किंग बन गए, उसको लेकर क्या बोल रहे हैं। कई जगह पर देखा जा रहा है उत्तराखंड में कि पुलों के निर्माण हो गए, लेकिन वो क्या है, या तो वो रेडी ठेली वालों ने घेर लिए हैं दोनों तरफ से, या फिर वो वहां पर ट्रक खड़े हैं, या फिर क्या पार्किंग हो गई है वो। और जो ले दे के मतलब 40 फुट चौड़े पुल में खाली क्या 5 फुट मिल रहा है लोगों को चलने के लिए, आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी। उस संबंध में क्या बोल रहे हैं। अगला, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय यानी वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल पर्पज। क्या वायदे कर रहे हैं वो आपसे कि पानी कैसा होगा, कितने समय तक आएगा, किस किस समय पे आएगा और कितना मिलेगा। और ऐसा तो नहीं कि जब पानी आपके यहाँ आएगा तो उसके बाद जो मीटर रीडिंग जो नहीं चल रही है, जो हर घर जल योजना के तहत जो बिल आ रहे हैं इस क्षेत्र में देखे गए हैं कि 40-40, 50-50 हजार रुपए के भी बिल आए लोगों के, तो उसके संबंध में क्या निवारण करना है, उसके संबंध में कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी पब्लिक हेल्थ के बारे में, लोक स्वास्थ्य के बारे में क्या चल रहा है, क्या किया जाना है उनके द्वारा। स्वच्छता के बारे में क्या किया जाना है, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन के बारे में क्या किया जा रहा है। तो स्वच्छता देखिए मेन चीज जो है, आप ये मान के चलिए आप वहां वोट दीजिएगा जहां से आपको एक तो स्वास्थ्य, दूसरा स्वच्छता, तीसरा सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन। सबसे बड़ी समस्या आजकल शहरों की क्या है, कूड़ा करकट प्रबंधन। कहीं ऐसा ना हो कि जो दिल्ली जाते हुए आपने बाईं तरफ एक पहाड़ देखा होगा कूड़े का, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नगर बाद में क्या कूड़े का ढेर बन जाए। कई नगरों में देखा जा रहा है अभी तो लोग मस्त हैं, अभी तो खाने में, पीने में, क्षेत्रवाद में, जाति में, इसमें बटे हुए हैं लोग, मेरा कैंडिडेट, मेरा भाई, मेरी बहन, है ना, इस तरह से। लेकिन सबसे पहले आपको वायदा लेना होगा कूड़ा करकट प्रबंधन का, कि इस कूड़े करकट का प्रबंधन आप किस प्रकार करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ा इश्यू होगा। अगले 5 साल तक रोना मत। फिर पता चला अभी तो आपने खा पी के क्या कर दिया, वोट डाल दिया, लेकिन मैंने बता दिया कि एक वोट आपको अगले 5 साल तक या तो क्या सुविधाएं देगा या फिर आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। कूड़ा करकट प्रबंधन को लेकर क्या बोल रहे हैं आपके मेयर, आपके अध्यक्ष या आपके जो पार्षद वगैरह जो भी खड़े हो रहे हैं, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं ये जरूर समझिएगा। अग्निशमन सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं यानी फायर सर्विसेज, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर आप क्या तैयारियां करेंगे। अभी तो बहुत अटपटा सा लग रहा होगा कि अग्निशमन सेवाएं क्या करती हैं। तो अग्निशमन सेवाएं भाई आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है। अमेरिका में इतना बड़ा महाशक्ति और घुटने टेक दिए उसने किस जंगल की आग के सामने। कहां पर, हॉलीवुड, कैलिफोर्निया। अगर आप देख रहे होंगे कैलिफोर्निया प्रांत की आग को देखिए, जब एक, क्योंकि बस्तियां बहुत घनी हो गई हैं, एक बार अगर आग लग गई तो फिर अग्निशमन सेवाएं ही क्या करेंगी, उसको बुझाने का कार्य करती हैं। तभी पता चलता है भाई अग्निशमन सेवाएं क्या होती है। तो आपके क्षेत्र में, आपके शहर में अग्निशमन सेवाओं की क्या स्थिति है, इस बारे में आपका कैंडिडेट क्या बोल रहा है, ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। क्या आपके क्षेत्र में अग्निशमन सेवाएं हैं? और अगर कल को भगवान ना करे कहीं पर अगर किसी मोहल्ले में आग लग जाती है और वो आग फैलते फैलते क्या आपकी जीवन भर की पूंजी से जो आपने मकान बनाया, जो भी चीजें बनाई, उसके संबंध में क्या बोल रहा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला 8वें नंबर पे जो बोला गया है वो नगरीय वानिकी यानी अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं। प्रोटेक्शंस ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्रमोशंस ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यानी पर्यावरण के संरक्षण के बारे में क्या बोल रहे हैं। पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि के बारे में क्या बोल रहे हैं। भाई मैं जनवरी में बैठ के आपको ये लेक्चर दे रहा हूं और मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि जितने जीवन के जो साल मैंने काटे हैं उसमें जनवरी में हमने बहुत मोटी मोटी जैकेट पहन के काटे हैं। मगर कमाल की बात, ठंडे पानी से नहा के भी क्या नहीं लग रही है, ठंड नहीं लग रही है। तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? ये अच्छे संकेत नहीं है कि ठंड नहीं हो रही है, ये बुरे संकेत हैं। जनवरी में ठंड होनी चाहिए, फरवरी तक ठंड, मार्च तक ठंड होती है, क्यों नहीं हो रही है। बारिश हुई है अभी फिर भी ठंड नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब पर्यावरण, पारिस्थितिकी, कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस चल रहा है, पूरे वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी के लेवल पर चल रहा है। लेकिन आप अपने क्षेत्र से तो शुरू करेंगे। आप जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में जहां आपकी एम्बेसी हैं
आपने देखा होगा वहाँ पेड़ पौधे फूल वगैरह बड़ा सुंदर लगता है देखने में। हालांकि पोल्यूशन में कमी नहीं आई वहाँ पर, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करते हैं दिल्ली के जो नगर निगम होगा, या जो वृक्ष लगाते हैं, उस पर सुबह सुबह गाड़ी आती है, पानी डालती है। इस संबंध में आपके क्षेत्र में क्या किया जाना है? एक तो नगरीय वानिकी। अच्छा, आपके पास पार्क नहीं है घूमने के लिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास पार्क ही नहीं है घूमने के लिए। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ से लोग सुबह भद्रकाली जाते हैं। अब जाते हैं और जब आते हैं तो डरते डरते जाते हैं और डरते डरते आते हैं। क्या करते हैं? या ऋषिकेश में तो चलिए, जो ऋषिकेश वाला क्षेत्र है वहां पे तो आपके पास क्या आस्था पथ है घूमने के लिए, लेकिन यहाँ वालों के लिए जो है एक नीचे है आस्था पथ, नदी का किनारा है, लेकिन जो लोग मंदिर जाने के अभ्यस्त हैं वो डरते डरते जाते हैं और डरते डरते आते हैं। कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो आपने अपने प्रत्याशी से पूछना है कि इस संबंध में क्या किया जा रहा है। ठीक है, नगरीय वानिकी के संबंध में क्या किया जा रहा है, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में क्या किया जा रहा है, पारिस्थितिकी आयामों में अभिवृद्धि के लिए आप क्या करेंगे। पारिस्थितिकी समझते हैं, प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इतना समझ में आ गया। अगला 9वें नंबर पे जो है वो समाज के दुर्बल वर्गों के लिए, जिनके अंतर्गत विकलांग, दिव्यांग बोलेंगे, विकलांग नहीं बोलते, कॉन्स्टिट्यूशन में विकलांग लिखा हुआ है लेकिन दिव्यांग बोलते हैं, और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, उनके हितों का संरक्षण किस प्रकार करेंगे, उनके बारे में भी तो सोचना है भाई। समाज के कमजोर और दुर्बल वर्ग जो हैं सबसे मेन तो वही हैं। क्या है? मतलब व्यक्ति फुटपाथ पर लेटे हुए व्यक्ति से योजनाओं का लाभ मिलना शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए दुर्बल वर्ग के लिए आपने क्या करना है, दिव्यांगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, मानसिक रूप से जो मंद व्यक्ति हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो मेंटली जो क्या है थोड़ा वीक है, उनके लिए आपने क्या करना है, उनके हितों की रक्षा किस प्रकार करेंगे, उनके लिए क्या प्रयास करेंगे आप, उस संबंध में आपके घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। अगला जो 10वें नंबर पे बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन। गंदी बस्ती के सुधार के लिए स्लम एरिया जो होता है वहां पर देखा होगा, आपने देखा होगा तो नालियों में गंदा पानी और बहुत मक्खी वगैरह ये सब चीजें, तो उनके लिए आपने क्या करना है, उसके बारे में आपके घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है। गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन यानी स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन के लिए आप क्या करेंगे। अगला 11वें नंबर पे है अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन यानी नगरीय निर्धनता उन्मूलन। नगरीय निर्धनता उन्मूलन 25 साल हो गए राज्य को बने हुए, ठीक है, और जो नेता लोग हैं उनकी संपत्ति में कई हजार गुना की वृद्धि हुई है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो क्या है, और स्थिति क्या होती जा रही है उसकी, क्या होती जा रही है, नगरीय निर्धनता। एक तो ग्रामीण निर्धनता होती है, एक नगरीय निर्धनता होती है। तो नगरों में भी निर्धन लोग हैं, तो उनके उन्मूलन के लिए आपके पास क्या योजना है, आप क्या करने जाएंगे, उस संबंध में आपने बताना है, यानी अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। 12वें नंबर पे है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज सच एज पार्क्स, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स। क्या आपके क्षेत्र में पार्क हैं बुजुर्गों के घूमने के लिए सुबह, या बच्चों के खेलने के लिए पार्क हैं, क्या उद्यान हैं, क्या खेलों के मैदान की व्यवस्था है। इस संबंध में आपने क्या करना है, पूछना है अपने कैंडिडेट से। तो नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल और मैदान की व्यवस्था करना भी किसका काम होता है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनका काम होता है। ठीक है। अगला 13वें नंबर पे प्रमोशन ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स यानी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपूर्ण आयामों की अभिवृद्धि किस प्रकार करेंगे आप, क्या करेंगे आप। एक तो सांस्कृतिक, अब सांस्कृतिक में क्या होता है, सांस्कृतिक में क्या होता है भाई, मेले हो गए, रामलीला हो गई, पांडव लीला हो गई, और जो लोक संस्कृति है उससे संबंधित कुछ कार्यक्रम करवाने जो हैं आपने, वो आपका कर्तव्य बनता है। लोक गायकों को बुलाकर एक गैदरिंग करवाना, उनका मनोरंजन कराना, है ना। और क्या होता है संस्कृति में, जितने भी 30 त्योहार हैं आपके उत्तराखंड के, चाहे वो क्या हो, क्या फूल डालने वाला, जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो फूल डालते हैं, उसको कैसे प्रमोट करते हैं आप, उन संस्कृति को जीवित रखते हैं कि उन संस्कृति को जीवित रखने के लिए क्या करेंगे। ठीक है। दूसरा हो गया शैक्षणिक। शैक्षणिक में क्या आपके क्षेत्र में लाइब्रेरी है, क्या आपके क्षेत्र में शैक्षणिक क्या कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं कराते हैं आप, क्या होशियार बच्चों को आप कुछ वजीफा वगैरह जो क्या स्कॉलरशिप वगैरह देने की कोई व्यवस्था करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं,
या अगर वो हो सकता है कि कोई बहुत तेज बच्चा हो पढ़ने में, उसके लिए आप कोई आगे के लिए कोई आपके पास स्कीम है कि नहीं है। हो सकता है वो बच्चा क्या निकाले, कल को यूपीएससी का एग्जाम निकाले, और हो सकता है कि उसकी स्थिति क्या हो, पारिवारिक स्थिति या घर की जो स्थिति हो, धन से क्या हो, धन की कमी हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो ये सब आपके उसमें होना चाहिए। दूसरा, सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि। सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि, भाई शरीर स्वास्थ्य प्रतियोगिताएं कराते हैं कि नहीं कराते हैं आप, कुश्ती वुस्ती का आयोजन कराते हैं कि नहीं कराते हैं। ऐसे महिलाओं के लिए तीज और बहुत सारे जो त्योहार होते हैं उनमें उनके लिए कुछ प्रावधान है कि नहीं है आपके लिए। अगला जो 14वें नंबर पे है, ये बहुत जरूरी है भाई, 14वें नंबर का समझ लीजिए, शव गाड़ना। अब भाई मुस्लिम जनसंख्या तो कमी है यहाँ पर, लेकिन चलो शव गाड़ना, उनके लिए कब्रिस्तान की व्यवस्था है कि नहीं है। और शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि शमशान जो है आपके क्षेत्र का वो खुले में है और पता चलता है कि जैसे ही चिता पे आग लगाई तब तक मोटी बारिश हो गई तो जो डेड बॉडी है वो आधी जली और आधी नहीं जली, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए शवदाह गृह के लिए आप क्या कर रहे हैं, शमशान के लिए क्या कर रहे हैं, और विद्युत शवदाह गृह के बारे में आपकी क्या सोच है। क्योंकि आने वाले समय में भाई इतनी लकड़ियां तो संभव नहीं है कि इतने सारे लोग जो क्या होते हैं, जनसंख्या बड़ी है, क्या हुआ है, तो मरने वालों की संख्या भी बड़ी है। अब जहां पहले हम देखते थे कि खाली हफ्ते में 1 और 2 3 चिताएं जलती थी, आज वहां एक ही दिन में 8 8 9 9 10 10 चिताएं क्या हो रही, जल रही हैं। इतनी सारी लकड़ी यूज हो रही हैं। तो कुछ जो देखिए धार्मिक जो होंगे वो तो धार्मिक कारणों से जो बोलेंगे भी लकड़ी में जलाना तो लकड़ी में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो ये बोलेंगे कि भाई शवदाह गृह में हम क्या करना चाहते हैं, शवों को दाह संस्कार करना चाहते हैं। उनके लिए व्यवस्था है कि नहीं है आपके पास शवदाह गृह की, इसके संबंध में पूछिए। ये नॉर्मल सी चीजें लगती हैं, लेकिन जीवन का जो अंतिम यात्रा के बाद जो मेन चीज है वो क्या है, शमशान और शवदाह गृह, वो भी सही होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, उनके बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है। जो लोग आएंगे दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, गंगा के तट पर, राजा के घाट पर जलाने के लिए दूर दूर से आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं है, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि शौचालय तो है लेकिन वहां जाना मना हो, वहां पर वो फ्री है कि नहीं है। दूसरा, पानी की व्यवस्थाएं, टंकियां तो बना रखी हैं आपने, कूलर लगा रखे पर उसमें पानी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखनी है आपने। अगला, कांजी हाउस। अब कांजी हाउस क्या होता है, अगला 15वें नंबर पे बोला गया कांजी हाउस, कैटल पाउंड्स बोलते हैं इनको, एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी ऑफ एनिमल्स। कांजी हाउस हो गया और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। कांजी हाउस का मतलब हो गया जहां आवारा पशुओं को, जिनको छोड़ देते हैं लोग, उनको पालन पोषण करना, चारे की व्यवस्था करना, उनके लिए क्या करना। अब ये बहुत हल्का लगता होगा यहां पर क्या, लेकिन जब कोई सांड क्या करता है, किसी को मतलब घायल कर देता है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तब समझ में आता है कि कांजी हाउस की इंपॉर्टेंस क्यों है। भाई मनुष्य जो है वो बहुत क्या है, लोभी आदमी है। उसको गाय चाहिए लेकिन उसको क्या नहीं चाहिए, बछड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बछड़ा क्या बनेगा आगे चलकर। बैलों का समय गया, बैलों से हल कोई क्या नहीं कर रहा है, हल कोई लगा नहीं रहा है बैलों से, तो अब वो क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। अब वो छोड़ दें तो कहाँ घूमते हैं बेचारे, सड़कों पर। अब उनके भी हार्मोनियल चेंजेस होते रहते हैं। तो एक समय विशेष ऐसा होता है जब सांड बड़ा एग्रेसिव होता है। आपने देखा होगा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों को उलट देता है, वैसे बड़ा शांत होकर चल रहा होता है, लेकिन जैसे कि चाणक्य ने कहा कि दांत वाले, सिंग वाले और नाखून वाले जानवरों से कितने कितने कोष पर रहना है। तो लेकिन अब हर समय तो वो एग्रेसिव नहीं होता है, लेकिन अगर एग्रेसिव हो गया तो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, या कोई स्कूटी पे जा रही है बालिका या बालक जा रहा है और उसको अगर सांड ने क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई, और वो क्यों घूम रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं सड़क पर ऐसे, क्योंकि भोजन की तलाश में। उनके पशुओं के 2 ही उद्देश्य होते हैं, फीडिंग और मेटिंग। किसके लिए, या तो फीडिंग के लिए, मीटिंग के लिए, है ना। अब ये अगर सुविधाएं कांजी हाउस में मिल जाएंगी तो फिर सड़कों पर क्या नहीं होगा, वो आवारा नहीं घूमेंगे। ठीक है, कांजी हाउस की व्यवस्था आप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। कई डॉग्स देखे होंगे आपने, लोग पत्थर मार देते हैं, सिर पे घाव अगर हो गया, अगर अन्य जगह पर हो गया तो चाट के सही कर देगा वो, लेकिन अगर गर्दन पर हो गया, सिर पर हो गया, तो कई बार देखा होगा आपने, कीड़े पड़ जाते हैं, पागल हो जाता है कुत्ता,
2-4 लोगों को काट दिया। और मैं बता दूं आपको कि सबसे खतरनाक बीमारियों में रेबीज, मतलब बड़ी दर्दनाक मौत जो मिलती है वो रेबीज से मिलती है। पागल कुत्ते ने काट दिया, हालांकि टीके हैं रेबीज के, लेकिन फिर भी क्या है, दिक्कत हो सकती है। कहीं पर लार गिर गया उसका, कहीं पर मतलब किसमें आ गया, हम कांटेक्ट में आ गए तो दिक्कत हो सकती है उससे। तो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करते हैं कि नहीं करते हैं आप? एनजीओ, कई एनजीओ काम कर रही होती हैं, जो ये आवारा पशु होते हैं, कुत्ते होते हैं या बिल्लियां होती हैं, घायल हो जाती है तो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उनके साथ आपका क्या कोऑर्डिनेशन है, उस बारे में आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अगला, जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है। देखिए भाई, जन्म के समय और मृत्यु के समय रजिस्ट्रीकरण कराना जरूरी है। मतलब देश के पास, सरकार के पास डेटा होना चाहिए, कितने लोग मरे, कितने लोगों ने जन्म लिया। ठीक है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो जरा जल्दी होनी चाहिए, सिंगल विंडो वाली। ये ना हो कि सुबह गए, हम बोला शाम को आना, शाम को बोले, तुरंत काम होना चाहिए। खासकर जिसके घर में मृत्यु हुई है वो 4 चक्कर नहीं काट सकता मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए। समझ में आया? कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए कि उसको उसके घर तक ही दे दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला, इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स एंड पब्लिक कन्वीनियंस। सार्वजनिक सुख सुविधाओं में जिसके अंदर सड़कों पर प्रकाश, सड़कों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था है कि नहीं है, ये देखना है आपने। पार्किंग स्थल है कि नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा, ऐसे ही आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है, जो लड़ाई और झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है, वो पार्किंग है। उसने मेरे गेट के सामने पार्किंग की, लड़ाई हो गई, है ना। उसने जी मेरे क्या बोलते हैं, गाड़ी के आगे गाड़ी पार कर दी, इसलिए लड़ाई हो गई। तो आधे से अधिक जो लड़ाई का कारण है वो क्या है, सिखाना पड़ेगा और उसके लिए आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। पार्किंग स्थल देने पड़ेंगे, आपको विशेष देना पड़ेगा, उनको धुलाई उलाई की व्यवस्था की करनी पड़ेगी। बस स्टॉप देने पड़ेंगे जगह जगह पर, ना। जैसे पहले टेम्पो स्टैंड हुआ करते कि हर जगह पर कोई भी टेम्पो, आजकल ई रिक्शा चल रहा है, कहीं पर भी बाएं हो जाता है, कहीं पर भी दाएं हो जाते हैं। स्टॉप दीजिएगा कि यहां पर रुकना है आपने, छोटे छोटे जगह पर स्टॉप बनाइएगा और वहीं पर क्या होंगे, वो रुकेंगे। यानी कि कहीं पर भी दाएं और कहीं पर भी बाएं। दुर्घटना का कारण बनते हैं। बच्चा पालना बहुत कठिन होता है, कई लोगों की जान चली जाती है पीछे वाले की। ठीक है, जन सुविधाएं देनी होंगी आपको। 18वें नंबर पे आता है रेगुलेशंस ऑफ स्लॉटर हाउस एंड चनरीज, यानी वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। वधशालाएं, और ध्यान रखिएगा कि आपके क्षेत्र में तो ये मतलब देवभूमि है, उत्तराखंड है, चलो ऋषिकेश जो है, मीट मांस नहीं बिकना चाहिए पर खाने वाले खा रहे हैं। तो उन मीटों की दुकानों पर निगरानी है कि नहीं है आपकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूबरक्लोसिस वाला कोई बकरा काट कर लटका दिया गया, क्या उस पर मोहर लगी है कि नहीं लगी है? वो जो मुर्गे आ रहे हैं उनकी समुचित देखभाल हो रही कि नहीं हो रही? कहीं ऐसा नहीं कि किसी चीज से ग्रसित हो, किसी रोग से। कौन? वो पक्षी जिसको काटा जा रहा है और वो उसको लोग बड़े चाव से ले जा रहे हैं, घर पे बना रहे हैं और फिर बीमार हो रहे हैं। उन सब की व्यवस्थाएं आपको देखनी पड़ेगी। तो ये सब नगर किसका काम है? नगर पालिकाओं, नगर निगम, नगर पंचायतों का काम है। ये सब मतलब ये 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर इन 18 सब्जेक्टों पर आप अपने प्रत्याशी से या आपके पास जो उम्मीदवार आ रहा है उससे प्रश्न कर सकते हैं कि इस संबंध में आप क्या क्या कर रहे हैं आपके घोषणा पत्र में, है ना। घोषणा पत्र में कहीं इससे बाहर की चीज लिख दी गई है क्या? क्योंकि ये 18 ही चीजें हैं जिस पर क्या कर सकते हैं वो आर्टिकल 243W के तहत 12वीं अनुसूची में ये 18 सब्जेक्ट्स हैं, इन पर काम कर सकते हैं। जबकि पंचायतों को ज्यादा दिए गए हैं। पंचायतों को 29 सब्जेक्ट हैं। पंचायतों के पास कितने हैं? 29। नगर पालिकाओं के पास, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका जो है उनको 18 सब्जेक्ट हैं, इन पर काम करते हैं। इतना समझ में आ गया? तो ठीक है भाई। जैसे माचिस की एक तीली दिए को भी रोशन कर सकती है और आग भी लगा सकती है। कैलिफोर्निया की आग देख लीजिए, माचिस की तीली से लगी होगी, एक तीली से। वैसे ही आपका एक बड़ा कीमती होता है। आपने अपना वोट बड़े ध्यान से देना है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को देना है जहां से आपको लगता है कि हाँ विकास होगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए भाई, सभी लोगों को शुभकामनाएं।